सभी साथियों का एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा कर रहे हैं आपके आगामी आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, जिसका पेपर फर्स्ट, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पे लगातार डिस्क्रिप्टिव अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही खास और इन्फॉर्मेटिव होगा। इसके अलावा भी साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपका पेपर है वो कल आयोजित होने वाला है ग्रुप 1 का। अब उसके लिए आप जितनी आपने तैयारी की है वो शानदार तैयारी की है, किसी भी प्रकार की हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फ्रेश माइंड से आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है और बड़े ही इत्मीनान और धैर्य के साथ जो जैसी आपने तैयारी की है उनको आपको एक बार रिमाइंड अपने माइंड में रिमाइंड करना है और फिर एकदम धैर्य के साथ आपको परीक्षा है वो देनी है। प्रश्नों को पढ़ते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अपन क्या होते हैं कि थोड़े से कई बार क्वेश्चन ऐसे थोड़े से आसान होते हैं तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं, है ना। अपने को क्या करना है, पेपर का लेवल है वो अपने को चेक करना है, क्योंकि आपने तैयारी की है तो आपने पता कि भाई आपने पिछले 6 महीने से 8 महीने से 12 महीने से आप तैयारी कर रहे हो। तो जो ही आप पेपर देखोगे तो पेपर देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि भाई हाँ, जो चीज़ मैंने पढ़ी है उसी के अनुसार पेपर है, तो इसका मतलब है पेपर ठीक ठाक है। और अगर आपने जो चीज़ पढ़ी है उसी के अनुसार नहीं है या डीपली कोई चीज़ दे रखी है, इसका मतलब है पेपर का जो स्तर है थोड़ा सा हार्ड है। तो हार्ड है तो उसके अनुसार अपने को क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, और लगता है कि ठीक ठाक है तो उसके अनुसार अपने को क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि इस बार जो आपकी एग्ज़ाम हो रही है उसमें आपको पता है कि अपने को 40% या 35% जो क्वालिफाइड मार्क है वो लेके आने होंगे, तब अपन एग्ज़ाम के जो मेन लिस्ट है उसमें क्वालिफाइड कर पाएंगे, है ना। पहले तो ये था कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसमें कट ऑफ रहती थी, कट ऑफ जितनी भी रहती उसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इस बार कट ऑफ तो रहेगी, लेकिन वो कट ऑफ है वो 40 से ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। ये ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक आज के इस सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार शेयर कर दे, ताकि आज के इस सेशन की अपन विधिवत शुरुआत कर सके। देखो, अब अपन बात करेंगे आज के क्वेश्चनों की। ये आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन, उसका आपको जवाब है वो फटाफट देना है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2000 के संबंध में सही नहीं है। जो आपकी धारा 26 है वो विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से समृद्ध है या जुड़ी हुई है। धारा 28 है वो शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। धारा 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में है। इसके अलावा धारा 6 अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है ना। ये अपने को बताना। अब देखो, इनमें से कौन सा आपका वाक्य सही नहीं है ये बताना, है ना। तो आपने अभी तक जो चीज पढ़ी है उसमें आपको पता है ना, कि धारा 26 है, धारा 26 है वो निश्चित रूप से किससे रिलेटेड है, शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से रिलेटेड है ना। धारा 26 है वो शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से रिलेटेड है। धारा 28 है वो सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित करती है ना, यानी निजी तंत्र को प्रतिबंध करती है। ये आपकी धारा 28 में। धारा जो अध्याय 3 है वो अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। धारा जो अध्याय 3 है वो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से नहीं है। तो अध्याय 3 है वो किससे रिलेटेड है, अध्याय 3 है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका समुचित सरकार
किससे रिलेटेड है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य से रिलेटेड है ना। अध्याय 3 किससे रिलेटेड है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से रिलेटेड नहीं है ना। ठीक है। और अध्याय 6 है वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से, तो ये सही है ना। अध्याय 3 है वो किससे है? आपका समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? है ना। 8%, 10%, 5% या 15%। बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो RT 2009 है उसके तहत क्या बताया गया है कि टोटल जो स्वीकृत पद है उनके कितने प्रतिशत से अधिक है वो रिक्तियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये रिक्तियां आपकी बताई गई कितने प्रतिशत से अधिक, कितने प्रतिशत से अधिक? 10% से अधिक। और ये किस में दे रखा है? धारा 26 में, है ना। धारा 26 में दे रखा है शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, ये किस में है? धारा 26 में। और वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 10% से अधिक है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात है स्पष्ट लिखी हुई है RT नियम के तहत। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर बात करें अपन कि आपने ये चीज तो पढ़ ली होगी कि, है ना, अपने 7 अध्याय है, 7 अध्याय है, 39 आपकी धाराएं हैं और एक आपकी अनुसूची, है ना। अनुसूची को अपने को जरूर पढ़ना है। अनुसूची में आपका सारी चीजें वो दे रखी है, मानक दे रखे हैं, कितना नामांकन होना चाहिए, कितने अध्यापक होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए, वो सारी चीज दे रखी है। धारा 39 है, वो ये 39 धाराएं भी आपकी पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि इनमें से अध्याय 7 है। तो ये कौन कौन सा है? तो आपका जो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है? अध्याय फर्स्ट है आपका प्रारंभिक, यानी इसका प्रारंभ कैसे हुआ है ना, इसका प्रारंभ कैसे हुआ है वो सारा प्रारंभिक में आता है। अध्याय 2, अध्याय 2 किससे रिलेटेड है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये किस में है? ये धारा 2 में है ना। ये किस में है? ये धारा सॉरी अध्याय 2 में। अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में समुचित सरकार, है ना, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, ये किस में है? ये आपका अध्याय 3 में। फिर अध्याय 4, अध्याय 4 किससे रिलेटेड?
विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व है ना, विद्यालय एवं शिक्षकों का दायित्व है ना। अध्याय 5, अध्याय 5 किससे रिलेटेड है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा करना, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा करना अध्याय 5 में है। अध्याय 6, अध्याय 6 में कौन सा है? बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 7, अध्याय 7 है वो अन्य कार्य मान लो है ना, प्रकीर्ण। तो ये अध्याय है वो अपने को याद होने चाहिए है ना, इन अध्याय के बारे में कि भाई अध्याय 1 है वो प्रारंभिक शिक्षा से है, अध्याय 2 है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से है, अध्याय 3 है वो समुचित सरकार स्थानीय जो प्राधिकारी है और माता पिता के कर्तव्य से है, अध्याय 4 है वो विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व से, अध्याय 5 है वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा करने से है, अध्याय 6 है वो बालकों के अधिकारों के संरक्षण से है और अध्याय 7 है वो प्रकीर्ण है ना। तो ये अध्याय अपने को ध्यान में रखने, तो ये अध्याय है वो आपके 7 है। इसके अलावा 39 धाराएं हैं, उनकी भी अपन लगातार अपने चर्चा की है कि भाई कौन सी धारा वो किससे रिलेटेड है, तो धाराएं भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। तो 10% है वो रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, 10% से ज्यादा रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है। अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि धारा 29 की 1 पूछिए यानी उपधारा भी पूछिए, इसका मतलब पेपर का स्तर थोड़ा सा क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है, और अगर नॉर्मल धारा पूछता है तो ठीक ठाक है ना। तो यही अपना लेवल है वो पेपर का निर्धारित करता है। तो शिक्षा का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम है उसमें धारा 29 के तहत राज्य सरकार की जो शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है वो कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT जिसको अभी क्या कहते हैं RSCERT है ना, क्योंकि स्कूल 15 में आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता 15 का प्रश्न है, तो उस समय ये क्या थी SIERT, लेकिन अब क्या हो गया RSCERT है ना, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म है इसकी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को तो पता आपको मिला के क्या बना दिया गया है, समसा बना दिया गया। तो इसकी जो शैक्षणिक जो प्राधिकारी संस्था वो कौन सी रहेगी? SIERT कह दो या RSCERT कह दो, ये इसकी संस्था रहेगी। तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए है ना। बताओ देखिए इसका आंसर।
प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे, है ना। स्कूल व्याख्याता 2013 की जो भर्ती थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब इसमें अपने को जो ये सारी चीज अपने को मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी सारी की सारी अनुसूची में। अनुसूची में ये सारी डिटेल दे रखी है कि भाई कितने घंटे है वो आपको पढ़ाना है ना। उसमें तैयारी के घंटे शामिल है या नहीं, वो सारे के सारे, है ना। तो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्रति सप्ताह एक अध्यापक के लिए न्यूनतम 45 घंटे है वो शामिल किए गए हैं, तैयारी सहित, है ना। तैयारी सहित है वो शामिल किए गए, है ना। अब इसमें देखो, अगर अकादमिक वर्ष की बात करें, अकादमिक वर्ष की बात करें तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक में, है ना, 200 तो कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे शिक्षण। 1 से 5 में 200 कार्य दिवस होने चाहिए, अनुसूची में बता रखा है, और 800 घंटे वो शिक्षण के होने चाहिए। कक्षा 6 से 8 है ना, तो 220 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे शिक्षण के होने चाहिए। 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस है तो 800 घंटे शिक्षण के, और 6 से 8 220 कार्य दिवस में 1000 घंटे शिक्षण के होने चाहिए। एक शिक्षक के लिए, है ना, न्यूनतम कार्य घंटे 45 घंटे विद तैयारियों के साथ वो शामिल किए गए, उसमें तैयारी भी शामिल होती है। तो ये हो जाएंगे आपके 45 घंटे। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें क्या पूछा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष से न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या? 820, 1000, 750, 800। बताओ, देखिए कक्षा 6 से 8, है ना, 6 से 8 अभी मैंने बताया है कि 220 होते हैं कार्य दिवस और 1000 होते हैं शिक्षण घंटे। ठीक है, तो 6 से 8 के लिए पूछा है तो 1000 आपके शिक्षण घंटे हैं वो इसमें हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आपकी अनुसूची में दे रखी है। ये सारी चीजें हैं वो आपकी अनुसूची में दे रखी है। भाई किस तरीके से कितना मानक है वो निर्धारित किया गया है। बढ़े आगे। फिर वो एक बार क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह कितने हैं? 35 तैयारी सहित, 40 तैयारी सहित, 45 या 45 तैयारी के घंटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। आईटी के तहत शिक्षकों के लिए कितने हैं? 45 घंटे हैं विद तैयारियों के साथ। एक बार फिर क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन है उस पर आपका आरपीएससी का विशेष फोकस है ना। हर बार एग्जाम हो रही है, उसमें आ रही 13 है, 15 है, 21 है, 22 है ना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम और अध्यापन के घंटे शिक्षण की तैयारियों सहित कितने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 45 घंटे। इसका आंसर फिर हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन को आरपीएससी वो बार बार घुमा घुमा के पूछ रही है, तो इस बार भी ऐसा क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाए, और अगर मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अपने को अनुसूची
जो एक ही अनुसूची है उसमें जो डिटेल दे रखी है, उनके मानक है ना, मान और जो मानक दे रखे हैं उनको बहुत ही गहराई से अपने को पढ़ के जाना है, ताकि वहां पर अपन भूले नहीं। ये बात विशेष अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये बताओ, देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान और मानकों के अनुसार, अब ये मान और मानक किसमें है? ये आपके अनुसूची में। किसमें है? अनुसूची में। मान और मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्राओं के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 4, 5, 6, 7। कौन सी के लिए पूछा? प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के लिए, है ना, 1 से 5 तक, है ना। तो कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालयों के मान एवं मानक, मान एवं मानक, है ना। अब इसमें मान क्या है? यानी प्रवेश बालक, आपके विद्यालय में कितने बालक है? प्रवेश बालक और शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या। अब देखो ये क्या कह रहा है, अपने पास 60 तक बच्चे हैं, 60 तक बच्चे हैं, इसका क्राइटेरिया देखा है, 60 तक बच्चे हैं तो अपने पास कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। अगर अपने पास 61 से लेकर 90 तक है, 61 से लेकर 90 तक है तो अपने पास कितने शिक्षक होंगे? 3 शिक्षक होंगे, है ना। उसके बाद 91 से लेकर 120 तक है तो एक और बढ़ जाएगा तो 4 शिक्षक हो जाएंगे। 121 से लेकर 200 तक है तो 5 शिक्षक होंगे, है ना। ये मानक है, मान और मानक दे रखा है ना। 121 से 200 तक होंगे तो अपने पास कितने होंगे? 121 से 150 तक, 150 तक, है ना, तो 5। फिर 151 से 200 तक है, 151 से 200 तक है तो इसमें हो गए 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक, एक एचएम होगा। ठीक है। और इसके बाद ऊपर यानी 200 से ऊपर होते हैं, है ना, 200 से ऊपर है ना, तो छात्र शिक्षक अनुपात है वो लागू होगा। क्या होगा? छात्र शिक्षक अनुपात। और वो आदर्श अनुपात कितना है कि 40 बच्चों पर 1, है ना। प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 बच्चों तक 1 शिक्षक रहेगा, है ना। 40 है वो आइडियल कंडीशन है, वो बताई गई है। तो यहां पर क्या पूछा है? 1 से 5 में 200 छात्राओं के लिए, है ना, 200 छात्राओं के लिए शिक्षकों की कितनी संख्या होगी ये आपको बताना है। बताओ, देखिए 200 छात्राओं के लिए, तो ये थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करता है ना। इसमें क्या पूछा है? शिक्षकों, है ना। तो अब अपन क्योंकि 1 से 5 में जो एडवांस्ड होता है वो भी शिक्षक की कैटेगरी में ही आता है, तो उसमें कितने होंगे? टोटल 6 होंगे, है ना। ये रहा आपका 200 तक है, 5 प्लस 1 यानी 6 है, वो इसमें आपके क्या होंगे? शिक्षक होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कक्षा 6 से 8 है, 6 से 8 है तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है? 6 से 8 में प्रति कक्षा 1 शिक्षक तो होगा ही होगा, है ना। इसके अलावा जो आपकी गणित और विज्ञान यानी विज्ञान गणित है,
एसएसटी है आपकी और भाषा है, उनके एक एक टीचर रहेंगे। एक भाषा का रहेगा, एक एसएसटी का रहेगा और एक आप गणित एंड विज्ञान, वो दोनों उसको कहते हैं ना L2 मैथ एंड साइंस, है ना, तो वो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाएगा, है ना। तो इस तरीके से 3 होंगे। और जो है बालकों की संख्या 35 बालकों से कम है तो एक शिक्षक, और उससे ऊपर है तो प्रत्येक कक्षा में एक एक शिक्षक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 200 के अनुपात में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ये टेबल अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, बताओ देखिए इसका आंसर। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र संख्या है तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, 5, 2, 4 या 3, है ना। अभी बताया था 0 से 60 है वहां पे 2, यानी 60 तक है तो वहां पर 2, लेकिन अगर 61 से 90 है तो 61 से 90 होते हैं वहां पर कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी संख्या हो जाएगी, 3। ओके, बढ़े आगे। ऐसा क्वेश्चन ये, यानी अनुसूची पर एग्जामिनर का और आरपीएससी का विशेष ध्यान है ना। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश के पर अध्यापकों की संख्या रहनी चाहिए 2, 4, 5 या 3। यानी जो आपकी आरपीएससी है और जो आपका पेपर सेटर है ना, उसका आपके जो ये क्वेश्चन है जो अनुसूची वाले उन पे विशेष ध्यान है। घुमा घुमा के आपसे अनुसूची से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब अपने को अनुसूची है वो पूर्ण रूप से तैयार करके जानी है। अनुसूची का कोई भी क्वेश्चन है वो अपना छूटना नहीं चाहिए, ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अनुसूची बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, 2 पन्नों में आपको आराम से वो चीज़ है वो आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन वो समझना आपकी जिम्मेदारी होगी, है ना। तो ये पूछा है अध्यापकों की संख्या कितनी है, तो वो 2 है ना। 60 तक कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो साथियों, एग्जाम से पूर्व ये एक और शानदार जानदार और छोटा सा सेशन जो आपके लिए शेयर किया गया है। निश्चित रूप से क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम है वो आपकी बस होने वाली है, और होने वाली है तो उस एग्ज़ाम के लिए अपने को जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन, और जैसे अपन यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं वैसे ही मोटा मोटी जो रिवीजन है वो अपने को करते हुए एग्ज़ाम हॉल में एकदम फ्रेश माइंड से अपने को जाना है। और अगर फ्रेश माइंड से जाओगे, एकदम चिंता फिक्र दूर करते हुए जाओगे, तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा। और जो अपने को टारगेट गजेटेड ऑफिसर बनने का है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत ही तहे दिल से अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आप पेपर करके आओ और बढ़िया नंबरों के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपको शुभकामना देते हुए आज के इस सेशन में इतना। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।